हाई स्कूल हिंदी के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको अपने जीवन में हाई स्कूल की परीक्षा एक ही बार देनी है, इसलिए पूरे तन और मन से जुट जाइए, क्योंकि अधिकतर बच्चे बोर्ड की परीक्षा में अब पास हो रहे हैं। तो सिर्फ पास होने से फायदा नहीं है, पास होने का मतलब है बहुत अच्छे नंबर से पास होना। और हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आप बहुत अच्छा नंबर ले सकते हो। मतलब 70 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी, 20 प्रश्न उसमें बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। मतलब 70 में से 20 नंबर की बहुविकल्पीय परीक्षा हो गई और बहुविकल्पीय प्रश्न आसानी से हल नहीं होंगे और 50 नंबर का और पूरा पेपर होगा। तो इन 20 नंबरों के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ये 20 नंबर आपके 20 के 20 सही हों, इसलिए मैं आपके लिए कुछ प्रश्न चुनकर लाया हूं। अगर आप इन प्रश्नों का अध्ययन ठीक से कर लेंगे तो ये 20 प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। इससे पहले मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों के 1 और 2 भाग 2 वीडियो में आपको दे चुका हूं। यह तीसरा है। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर पहला और दूसरा वीडियो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये तीसरी कक्षा है। देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य। अब आपके कोर्स में 2 रस हैं, हास्य और करुण, और दोनों रसों से एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो मैं आपको 4-5 प्रश्न दे रहा हूं, इसी में से एक न एक प्रश्न आ जाएगा। देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य और करुण रस का स्थायी भाव है शोक। हास्य और शोक, स्थायी भाव में से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य और करुण रस का स्थायी भाव है शोक। तैयार कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, शीश पर गंगा हंसें, भुजन भुजंगा हंसें, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। हंसी का है ये, हास्य रस है इसमें। शंकर जी दूल्हे बने थे तो नंगे थे। शंकर जी वस्त्र नहीं पहनते। ये तो जो आपने मूर्तियों में देखा होगा, फोटो में देखा होगा, चित्रों में चित्रकार ने मर्यादा के कारण भगवान शंकर को वस्त्र पहना दिया है, नहीं तो वो दिगंबर रहते हैं, नंगे रहते हैं। तो अब सोचिए, नंगा व्यक्ति दूल्हा बना है तो जो उसे देखता है वही हंस रहा है। यहां तक कि सिर पर बैठी हुई गंगा जी भी हंस रही हैं, गले और भुजाओं में भुजंगा सांप हैं, वो भी हंस रहे हैं, और नंगा के विवाह में हंसी का दंगा हो रहा है। तो इसमें हास्य रस है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये पंक्ति पूछी जा सकती है। शोक बिकल सब रोम हिरानी, रूपशील गुण तेज बखानी। शोक बिकल सब रोम हिरानी, रूपशील गुण तेज बखानी, इसमें करुण रस है। दोहे का उल्टा। अब देखिए, ये 1, 2, 3 प्रश्न हुए। 3 में से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इतना याद रखिएगा। अगला देखिए, दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है। सोरठा। अब आपके पाठ्यक्रम में, आपके कोर्स में 2 छंद हैं, सोरठा, रोला। दोनों से एक प्रश्न आएगा। अब देखिए, सोरठा क्या होता है, यह दोहे का उल्टा होता है। किस छंद के प्रथम तृतीय में 11-11 तथा दूसरे और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, वो है सोरठा छंद। अगला प्रश्न देखिए, रोला में कितने चरण होते हैं। 4। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। मतलब रोला की 4 लाइनें होती हैं, 4 चरण, और प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, उसे रोला कहते हैं। तो दोहा और सोरठा और रोला, इन दोनों से एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगला देखिए, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित या अभेद आरोप हो वहां रूपक होता है, रूपक अलंकार। अब अलंकारों में आ गए। आपके कोर्स में 3 अलंकार हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तीनों से एक प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको 3-4 प्रश्न क्या दिया है। परिभाषा दी है रूपक अलंकार की, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित या अभेद आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदों हरि राई, ये उदाहरण है। चरण कमल बंदों हरि राई, या मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। ये 2 लाइनें मैं आपको दे रहा हूं और दोनों में से एक पूछी जा सकती है।
इसमें रूपक अलंकार है। अब क्यों है रूपक, और सोरठा क्या होता है, ये रोला क्या होता है, ये रस क्या होते हैं, अगर इन सबको आपको विस्तार से पढ़ना है तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में चले जाइए। प्ले लिस्ट में जाकर हाई स्कूल हिंदी खोल लीजिए, कक्षा 10 हिंदी। उसमें हाई स्कूल हिंदी व्याकरण का एक बहुत अच्छा वीडियो है, मैंने बनाया है, बहुत अच्छा वीडियो है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये वीडियो लगा देता हूँ। आप खोल लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, आनंद आ जाएगा आपको, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। देखो बच्चों, आपका 70 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपने कायदे से अध्ययन कर लिया तो 60 से 65 नंबर आपको मिल सकते हैं, और बहुत अच्छी आपकी राइटिंग है, आपने सारे प्रश्नों का बिल्कुल सही सटीक उत्तर दे दिया है, तो आपको 68-69 नंबर भी मिल सकते हैं। हिंदी में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, लेकिन हिंदी इतनी आसान है, हर चीज सिलेक्ट है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। थोड़ा सा गंभीर हो जाइए तो 65 से 68 नंबर आपके हिंदी में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, लाइन देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, और दूसरी लाइन पीपर पात सरिस मंडोला। दो पंक्तियां आपको दे रहा हूं, इन दोनों में उपमा अलंकार है। अगर उपमा पूछा जाएगा तो इन दोनों पंक्तियों से ही पूछ लिया जाएगा। अगली एक लाइन और देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, उपमा अलंकार। सी, जहां सा सी से आ जाए वहां उपमा अलंकार है। सा सी से सम सरिस, ये शब्द उपमा अलंकार को सूचित कर रहे हैं। तो हाय फूल से कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, इसमें भी उपमा अलंकार है। तो मैंने आपको 10 प्रश्न ये दिया है, मैंने रस छंद और अलंकारों से 10 प्रश्न मैंने आपके लिए चुना है। इन 10 प्रश्नों में से 3 प्रश्न आपके पक्के हैं, गौर से पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और इसके वाचक शब्द होते हैं मनु मनो मानो, जनु जनो जानो, जानहु मानहु, जनहु मनहु। इतने शब्द जहां आ जाएं वहां आंख बंद करके लगा दीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो आ गया, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, आपको याद होगी, ये 2 पंक्तियां आपको याद होंगी। तो यहां मनो आ गया, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, परीक्षा में आ सकता है। अगला देखिए, हम पहुंच गए हैं उपसर्ग पर। अब देखिए, उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसका अर्थ बदल दें, उससे उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक शब्द है हार, हार से पहले प्र लगा दीजिए, प्रहार, उससे पहले नी लगा दीजिए, निहार, उप लगा दीजिए, उपहार, तो उप उपसर्ग हो गया, हार बाद में आएगा। उपसर्ग पहला वाला, उपसर्ग शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। आप हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सारी बातें समझ में आ जाएंगी। यहां देखते हैं, उपकार, ये उप हो गया आपका उपसर्ग, उपहार उप उपसर्ग हो गया, अनुकरण अनु उपसर्ग हो गया, सहपाठी सह उपसर्ग हो गया, निर्दोष निर उपसर्ग हो गया, अभिमान अभि उपसर्ग हो गया, परिवार परि उपसर्ग हो गया, परिवाद परि उपसर्ग हो गया, और सु से सुलेख हो गया। इसे कहते हैं उपसर्ग। एक प्रश्न आएगा उपसर्ग से, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इनमें से एक प्रश्न पक्का है। अगला देखिए, सामाजिक, ऐतिहासिक, दैनिक, मौलिक, विदेश, विदेशी, विभिन्नता। मैं आपको प्रत्यय समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रत्यय वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग में आपने देखा, उपसर्ग आगे जुड़ता है। जैसे लेख एक शब्द है, लेख, लेख में सु जोड़ दिया तो सुलेख, तो सु उपसर्ग हो गया। लेकिन अगर लेख में क जोड़ दिया तो लेखक का बाद में जुड़ा प्रत्यय हो गया। यह होता है प्रत्यय। देखिए, यह शब्द है सामाजिक, तो इसमें क्या है, समाज प्लस इक,
ये बन गया सामाजिक। तो इक हो गया आपका प्रत्यय और समाज हो गया मूल शब्द। अगला देखिए ऐतिहासिक, ये कैसे बना, ये ऐसे बना इतिहास प्लस इक। अब इतिहास आपका मूल शब्द हो गया, मेन वर्ड, मुख्य शब्द, और इसमें इक प्रत्यय है। इतिहास में इक जोड़ दिया आपने, ऐतिहासिक बन गया। देखिए दैनिक, अब दैनिक का मूल शब्द बताइए, दैनिक का मूल शब्द नहीं सोच पाए, ठीक है मैं बताता हूं, दिन प्लस इक। याद रखिएगा शब्द सही सही बनना चाहिए, ऐसे नहीं कि दै प्लस निक बना दो, सब खराब हो जाएगा। दिन प्लस इक दैनिक। मौलिक, मूल प्लस इक मौलिक, ऐसा नहीं कि मौ प्लस लिख कर दो, खराब हो जाएगा सब। शुद्ध शुद्ध शब्द बनने चाहिए, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए। मूल इक मौलिक। अब देखिए विदेश, विदेश का मूल शब्द बताइए। ठीक है, देश, देश मूल शब्द है, ये देश, ये मूल शब्द है देश, और जो बी है ये उपसर्ग है, बी प्लस देश विदेश। अब एक और आपका टेस्ट लेता हूं, विदेशी मूल शब्द बताइए। अब आप कह सकते हैं देशी, लेकिन थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अब देखो मूल शब्द है देश, देश को हमने बाहर निकाल लिया, बी रह गया, तो बी हो गया उपसर्ग, बी प्लस देश प्लस बड़ी ई विदेशी। अब इसमें बी तो उपसर्ग हो गया, देश मूल शब्द हो गया, मेन वर्ड हो गया, और ई हो गया प्रत्यय। अब देखिए विभिन्नता, मूल शब्द पकड़िए भिन्न, बी हो गया उपसर्ग और ता हो गया प्रत्यय। तो विभिन्नता में भिन्न हो गया मूल शब्द, बी हो गया उपसर्ग और ता हो गया प्रत्यय, विभिन्नता। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो 1 नंबर पक्का। आगे बढ़ते हैं, भलाई महत्व, इसमें देखो आई, आई प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, ता प्रत्यय, बचपन पन प्रत्यय, पछतावा वा प्रत्यय, पहनावा वा प्रत्यय, घबराहट हट प्रत्यय, लिखावट वट प्रत्यय, सजावट वट प्रत्यय। ये प्रत्यय पीछे जुड़े हुए हैं, ये इनसे शब्द बनाना रफ पर लिख लिख कर सीख लीजिए कायदे से। और जो भी आपने मॉडल पेपर खरीदा है उसके पीछे एक मॉडल पेपर सेट है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र लिखा है, सेट है। कुछ में तो 1 2 3 पेपर होते हैं, कुछ में एक ही पेपर होता है। तो जितना भी आपके मॉडल पेपर में पीछे हो, आपकी हिंदी की किताब में कोई भी मॉडल पेपर पीछे दिया हो, उसको हल कर डालिए, किताब से, कॉपी से, अपनी टीचर से पूछ कर, जैसे भी हल कर पाओ बढ़िया सा हल कर डालिए। जितना हल किए रहोगे उतने अच्छे नंबर आपके आएंगे। अगला बढ़िए, अब हम आ गए हैं समास में। समास, आपके कोर्स में 2 समास हैं, द्वंद्व समास और द्विगु समास। जहां कोई संख्या आ जाए सबसे पहले वहां द्विगु समास होता है। जैसे त्रिफला, त्रिफला, त्रि माने 3, फल माने फल, जहां 3 फल मिले हों, समास विग्रह होगा 3 फलों का समूह या 3 फलों का समाहार, उसे कहते हैं त्रिफला। द्विगु समास। द्विगु को क्यों हुआ? क्योंकि इसमें प्रथम पद संख्या है, कोई गिनती आ जाए। अगला देखिए चौराहा, इसमें 4, चौराहा 4 राहों का समूह या 4 राहों का समाहार। तो 4 पहले आ गया, इसलिए इसमें द्विगु समास हुआ। नवरात्रि, 9 पहले आ गया, 9, इसलिए इसमें द्विगु समास हुआ। दशानन, 10 हैं आनंद, जिस ये गड़बड़ हो गया, ये बहुब्रीहि समास है और बहुब्रीहि समास आपके कोर्स में नहीं है, इसे मैं मिटा देता हूं। अगला देखिए, आपके कोर्स में सिर्फ द्विगु समास है और द्वंद्व समास है। अगला देखिए अन्न जल। अब बीच में योजक चिन्ह लगा है छोटा सा, इसे डैश बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में योजक चिन्ह अन्न जल।
इसका जब विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे, तब बनेगा अन्न और जल। तो जहां और बीच में छिपा हो वहां द्वंद्व समास होता है। तो अन्न और जल, अन्न जल, बीच में डैश लगा है, इसमें हो गया द्वंद्व समास। लाभ और हानि, द्वंद्व समास। माता और पिता, द्वंद्व समास। धरती आकाश, द्वंद्व समास। और हिंदी व्याकरण की मेरी वीडियो देख लीजिएगा, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। अगला देखते हैं। अब आ गया तत्सम शब्द। 1 नंबर का प्रश्न, तत्सम शब्द आएगा। तत्सम, तत्सम और तद्भव हमारे देश की सबसे पहली जो बोली जाने वाली भाषा थी वो संस्कृत थी। उसके बाद संस्कृत से पाली आई, उसी से विकसित हो गई। पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये क्रम है। तो वह शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और उनसे घिस पिट कर, रगड़ कर जो बन गए हैं वो तद्भव होते हैं। जैसे एक सिक्का जब टकसाल से ढाला जाता है तो बिल्कुल नया होता है, लेकिन जब वो बाजार में आ जाता है तो हाथों हाथों में गुजरने के बाद वो घिस जाता है। ऐसे ही हिंदी का शब्द है। जैसे एक शब्द है अग्नि। अब अग्नि शब्द है, वो अग्नि शब्द संस्कृत का है, वो धीरे धीरे चलता 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 आग हो गया, घिस गया। इन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। अब देखिए, अमावस, इसका तत्सम होगा अमावस्या। कछुआ, इसका तत्सम होगा कच्छप। कोयल, इसका तत्सम होगा कोकिल। मक्खी, इसका तत्सम होगा मक्षिका, मक्षिका। कुआं, इसका तत्सम होगा कूप। गांव, इसका तत्सम होगा ग्राम। आम, इसका तत्सम होगा आम्र। रात, इसका तत्सम होगा रात्रि। भंवरा, इसका तत्सम होगा भ्रमर। आग, इसका तत्सम होगा अग्नि। सूरज, इसका तत्सम होगा सूर्य। पंछी, इसका तत्सम होगा पक्षी। पक्षी मतलब जिसके पक्ष हों, जिसके पर हों। पर माने पंख। पर होता है फारसी का शब्द और पक्ष होता है हिंदी का शब्द। तो पंछी को तत्सम में पक्षी बोलते हैं। एक प्रश्न पूछता हूं आपसे कि किस चिड़िया के सिर पर पैर होते हैं? उत्तर दीजिएगा कमेंट में। किस चिड़िया के सिर पर पैर होते हैं? कमेंट में बताइएगा। खेत, क्षेत्र, क्षेत्र, ऐसे एक प्रश्न इससे आएगा, ये कन्फर्म मान के चलिए। अब अगला प्रश्न, 17 के बाद 18वां प्रश्न, ये पर्यायवाची का है। पर्यायवाची शब्द 1 नंबर का आएगा और मैं आपको बता रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। इन्हें अपनी पुस्तक से, अपने मॉडल पेपर से, अपने गेस्ट पेपर से पढ़कर तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं, महत्वपूर्ण शब्द ले लीजिए। हाथी, मोर, आकाश, कमल, धरती, सूर्य, चंद्र, पानी, पर्वत, नदी, समुद्र, बादल, बंदर, इतने महत्वपूर्ण शब्द हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके 2-2, 3-3 पर्यायवाची ठीक से पढ़ लेना। इनमें से एक शब्द आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। वो किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए लिख दिया जाए कि शाखा मृग, शाखा मृग, यह किसका पर्यायवाची है? मान लीजिए ये ऐसे लिख दिया जाए, शाखा मृग, यह किसका पर्यायवाची है? और 4 विकल्प हों कि समुद्र, पानी, जंगल, बंदर। तो आपको पता है कि अगर बंदर का पर्यायवाची है शाखा मृग, ये शाखाओं के जानवर होते हैं बंदर, तो आप शाखा मृग को काला कर देना। इस तरह आपको पर्यायवाची तैयार करना है। अगला प्रश्न देखिए, यण संधि। आपके कोर्स में एक ही संधि है, यण संधि। यण संधि से संबंधित ही प्रश्न आएगा 1 नंबर का। तो एक प्रश्न मैंने बनाया है, यण संधि का सूत्र है इको यणच्ची, इसे तैयार कर लीजिएगा। ये यण संधि का सूत्र है और जो भी आवे वो यण संधि का ही आएगा, इतना मान के चलिएगा। जो भी आएगा यण संधि का ही आएगा, किसी और संधि से नहीं आएगा। अब मैंने कुछ शब्द का चयन किया है। प्रत्येक,
प्रति प्लस एक, इत्यादि, इति प्लस आदि, स्वागत या स्वागतम एक ही शब्द है, सु प्लस आगत, स्वागत को हम लिखेंगे सु, ऐसे सु प्लस आगत। और बच्चे क्या करते हैं, स्वा प्लस गत, वो खराब हो जाता है। संधि तभी होगी जब आप कुछ ना कुछ चेंज करोगे, कुछ ना कुछ परिवर्तन करोगे, तब संधि होती है। विशेष अध्ययन के लिए मेरे प्लेलिस्ट में पहुंच जाइएगा, वहां मैंने वीडियो बना रखी है, हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण दोनों। तो सु प्लस आगत बराबर स्वागत। अगला शब्द है अत्याचार, अति प्लस आचार, यद्यपि, यदि प्लस अपि, मध्वरि, मधु प्लस अरि, मध्वरि। मधु एक राक्षस था, तो मधु राक्षस का नाम है, और अरि माने शत्रु। मधु को मारने वाले, मधु नामक राक्षस को मारने वाले अर्थात भगवान विष्णु, उन्हें मध्वरि कहा जाता है। तो इतने 4-5 मैंने आपसे शब्द का चयन किया है, इनमें से कोई एक पूछ लिया जाएगा, और इनके अलावा अगर कोई और भी शब्द पूछा जाए और ये पूछा जाए कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तो आपके कोर्स में चूंकि यण संधि ही है, आपको उत्तर यण पर टिक कर देना है, यण से संबंधित गोले को काला कर देना है। अब 21वां प्रश्न देखिए, फल, मति, मधु, नदी, ये 4 शब्द हैं। फल, मति, मधु, नदी, इनके शब्द रूप तैयार करने हैं आपको। 1 नंबर का शब्द रूप पूछा जाएगा। फल, मति, मधु, नदी, इन 4 शब्दों से आपको रूप याद करना है, और फल का रूप तो हर हाल में याद कर लेना। एक इन चारों में से कोई एक आ सकता है, फल बहुत महत्वपूर्ण है। और अंतिम जो मैंने 22वां प्रश्न बनाया है, पठ और हस, ये धातुएं हैं, और सभी लकारों में रूप पूछा जाएगा इनसे, एक प्रश्न आएगा इनसे। तो पठ धातु का रूप आप तैयार कर लीजिए। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार, 5 लकार होते हैं। और पठ धातु में रूप कैसे चलेगा, पठत, पठतः, पठन्ति, पठ धातु में। और दूसरी है हस धातु, तो एक ही तर्ज पर दोनों रूप चलते हैं। पठ धातु में लट लकार में चलेगा पठत, पठतः, पठन्ति। हस धातु लट लकार में भी चलेगा हसति, हस्तः, हसन्ति। पठसि, पठथः, पठथ, हससि, हसथः, हसथ, पठामि, पठावः, पठामः, हसामि, हसावः, हसामः, एक ही तर्ज पर रूप चलेगा। तो आप एक धातु का तैयार कीजिए, पठ धातु, ये सरल भी है और आसान भी है। 5 लकारों में पठ धातु के सारे रूप तैयार कर लीजिए। इसी तर्ज पर हस धातु का भी रूप होगा। मान लीजिए परीक्षा में पठ नहीं आया, हस आ गया, आएगा इन्हीं दोनों में से, तो हस आ गया तो पठ धातु की तर्ज पर रूप लिखकर देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इस तरह मैंने 3 भागों में महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1, महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2, महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 3 भागों में जो 20 प्रश्न शुरू के आपके आने हैं, उनको मैंने 3 भागों में आपके लिए चुन चुन कर प्रस्तुत किया है। और इतना मान लीजिए कि अगर आपने तीनों भाग को कायदे से पढ़ लिया तो इससे बाहर ये 20 प्रश्न नहीं आएंगे। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी भेज देना है। शेष आगे जो अन्य जो 50 नंबर के प्रश्न बचे हैं उनको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो आने ही वाला है वो कौन कौन सा चैप्टर है जिससे आप तैयार करें।